हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेवल 1 एग्जाम 2023 यानी कि एस्टेट का जो एग्जाम 2023 का है उसमें लेवल 1 के पेपर में सीडीपी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीआरटी वाला क्वेश्चन पेपर है और उसमें अपन सीडीपी सेक्शन देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाई के क्वेश्चन में से यानी कि आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन इजीली आप इनको अच्छे से समझ के करते हो। प्रीवियस ईयर में से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इसके बिहाफ पे। ठीक है, कुछ तो पेडागोजी के आएंगे और कुछ आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन यानी आएंगे यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, which training is not necessary for teaching learning of hearing impaired student। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, देखो भाई बच्चे कैसे हैं। यहाँ पर देखो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है यानी कि श्रवण बाधित है, सुनाई नहीं देता बच्चों को, सुनने की शक्ति यानी कि कमजोर है, श्रवण बाधित बच्चे हैं। तो लिप रीडिंग करवाएंगे, साइन लैंग्वेज करवाएंगे या ब्रेल स्क्रिप्ट करवाएंगे, मोटर ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। तो देखो ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए और सी है। तो देखो भाई कैसे हम लोग बच्चों को ट्रीट करेंगे यानी कि पढ़ा, कौन सा प्रशिक्षण यानी कि आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है ना यहाँ पर। तो कौन सा नहीं है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी और डी हम नहीं करवाएंगे बच्चों को। ना तो हम ब्रेल स्क्रिप्ट देंगे और ना ही हम उनको मोटर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, गामक परीक्षण भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि जो ब्रेल लिपि है ये कौन से बच्चों को दी जाती है? विजुअली चैलेंज्ड बच्चों को दी जाती है। विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन है या विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट से। ठीक है, प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। विजुअली चैलेंज्ड पीपल को या विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है उनको दिया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट से टीचिंग, है ना। और मोटर ट्रेनिंग है, उनको कोई दिमागी प्रॉब्लम है या फिर हम कह सकते हैं उनको कॉग्निटिव जो से रिलेटेड उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको दिया जाता है मोटर ट्रेनिंग। तो ये हम यहाँ पर ये भी नहीं देंगे, है ना। तो यानी कि लिप रीडिंग करवाएंगे हम बच्चों को, साइन लैंग्वेज देंगे, है ना। तो ये उनके लिए बिल्कुल सुटेबल है। और कौन सा नहीं है, ये सी और डी हम नहीं करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि यहाँ दे रखा है सी और डी, तो करेक्ट रहेगा ये वाला। चलो आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द डिजायर टू बी डिक्लेयर्ड ए गुड बॉय और गुड गर्ल, देन व्हाट इज द मोरलिटी रिलेटेड विद। तो देखो यहाँ पर कहा गया है जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो यह नैतिकता के संबंध किससे है। तो वही ये कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेट करता है और कोलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। 3 लेवल बताए हैं मोरल डेवलपमेंट की यानी कि नैतिक विकास की, और 6 स्टेजेस बताए हैं। कितने स्टेजेस बताए हैं? 6 स्टेजेस बताए हैं। और उन स्टेजेस में से पूछा गया है गुड बॉय और गुड गर्ल का कंसेप्ट है, इनमें से किससे रिलेट करता है। तो गुड बॉय और गुड गर्ल का कंसेप्ट भैया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इससे रिलेट करता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध, इससे रिलेट करता है ये गुड बॉय और गुड गर्ल का कंसेप्ट। ठीक है, कोलबर्ग की मोरलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे कि कोलबर्ग ने किसका नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर्ड मोटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर्ड मोटिव्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि कौन से यहाँ पर दे रखा है कि कौन से यानी कि कौन से स्टेटमेंट है ये जो आपके एक्वायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, एक्वायर्ड मोटिव को एक्सप्लेन नहीं करते। देखो एक्वायर्ड जो है अर्जित यानी कि हम अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, हम एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो देखो ये जन्मजात नहीं होते, ये दे आर यूनिवर्सल, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को तो प्रभावित करेंगे क्योंकि हम क्या करें, एनवायरमेंट से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो अर्जित अभिप्रेरक है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो देखो भाई ये जन्मजात थोड़ी होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये गलत बात है क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है कि यूनिवर्सल थोड़ी होते हैं, हम तो सीखते हैं एनवायरमेंट से, है ना। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है,
तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नहीं होता ना तो हम इसको भी लेकर चलते, ये भी हमारे पास ठीक बैठता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अर्जित, यानी अर्जित का नाम ही पता है, एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी कि हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो एनवायरनमेंट से चीजें सीखते हैं, वो यूनिवर्सल का आंसर हो गई वो, है ना। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा सही एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहा है, एक्वायर्ड मोटिव को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट रहेगा, यहाँ पर नहीं पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास, चलो 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, Who coined the term mental age? मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो भाई मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, पूरा नाम है इसका, अल्फ्रेड बीने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, तो ये आप याद रखिए। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था भाई? अल्फ्रेड बीने ने दिया था, ये भी आप याद रखिए। मानसिक आयु का परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ठीक है, और मेंटल टेस्ट कह सकते हो, मेंटल एज कंसेप्ट अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी नहीं बोला जाता है किनको? अल्फ्रेड बीने को। ठीक है, फादर ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किन्हें कहा जाता है? फादर यहाँ लिखवा देती हूँ, फादर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमापन के जनक किन्हें कहा जाता है? अल्फ्रेड बीने को। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्जनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? Which of the following acts of the teacher blocks the potential of creative child? ये देखिए, ये शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्जनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कार्य बच्चे की जो पोटेंशियल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, बच्चे की जो क्षमता है उसको कम कर रहा है। यहाँ पर अवरुद्ध का मतलब हो गया कम कर रहा है। ठीक है, तो देखो, एनकरेजमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो जो क्रिएटिव बच्चा है उसमें यानी कि अब सारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो होता है बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो बच्चा क्रिएटिव है तो वो क्या बोलते हैं उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी हेनांस होती है। आगे है हमारे पास इसमें इंसिस्टेंस ऑन कन्फर्मिटी टू द आइडियाज ऑफ अदर, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, ये बात तो गलत है। दूसरों के विचार उस पे, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर थोड़ी देना है हमें बच्चों को, है ना। दूसरों के विचार उस पे थोपने थोड़ी है, नहीं थोपने हमें, तो ये बात गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्जनशील बच्चे की क्षमता को कम कर रहा है। तो शिक्षक जब बच्चे को ये कहेगा कि दूसरों के विचारों को आप उसको अपनाना है आपको, तो ये बात गलत है ना। आगे देखो, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं हम अपने आइडियाज को रखने के लिए। ठीक है, अपने आइडियाज को रखने के लिए हम बच्चे को क्या करें? फ्रीडम प्रोवाइड करें, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को बच्चा प्रकट कर रहा है, फ्रीडम है। तो ये तो टीचर का अच्छा पॉइंट माना जाएगा, यानी कि ये टीचर अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पर बच्चे को फ्रीडम दे रहा है, यानी कि बच्चा करके सीख रहा है ना, अपने आइडियाज को यानी कि प्रकट कर रहा है, तो ये बात तो टीचर की सही है, यानी कि ये टीचर का ये कार्य तो ठीक है। आगे है मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा, यानी कि इनोवेशन यानी कि नई चीजें सीखने के लिए क्या कर रहा है? अभी प्रेरणा दे रहा है ना। तो ये टीचर भी ये काम भी ठीक कर रहा है, ये भी ठीक कर रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए प्रोत्साहन देना, ये काम भी ठीक कर रहा है। कहीं ना कहीं टीचर ये जो काम है ये नहीं कर रहा ठीक, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर दे रहा है बच्चों पर, ये बात गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये रहेगा, अवरुद्ध का मतलब होता है यानी कि कम करना, ब्लॉक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है? एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, ये कैसा टेस्ट है? ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो ये आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी ये जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये
वर्बल है, और ये कैसा है भाई, ये नॉन वर्बल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, द इवैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, ये देखिए, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्यों से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो देखो, द इवैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इज कार्ड। देखो भाई, साथ साथ जब हमारे, देखो ये कहा है ना, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जब इवैल्यूएशन, जब मूल्यांकन बच्चों का साथ साथ कर रहा है, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, ठीक है, तो साथ साथ यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप कह सकते हो, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप कह सकते हो कि साथ साथ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों को बीच बीच में से क्वेश्चन अराइज कर रहा है, ठीक है, उनसे पूछ रहा है चैप्टर में से कि बच्चों ने कितना सीखा। तो वो जो आपके पास लर्निंग है, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो आपके पास इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग द क्लासरूम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो जो आपका इवैल्यूएशन है वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये दौरान ही पूछ रहा है अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के अनुसार, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही जो कौन सा सुधार के उद्देश्यों से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हो या फिर रचनात्मक। ठीक है, यही बोलेंगे, बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हम लोग बोलेंगे, और फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बेस्ट अच्छा माना जाता है। सबमेटिव असेसमेंट तो एंड में किया जाता है, जिससे हमारे पास सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम, यानी कि सितंबर के एग्जाम लगा लो, दिसंबर के एग्जाम लगा लो, ठीक है, फिर जैसे मार्च में होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये तो हमारे पास, या यूं लगा लो, फिर टोटल जो मार्क्स हैं वो मार्च में ऐड होते हैं। तो ये जो सबमेटिव असेसमेंट तो लास्ट में किया जाता है, तो यानी कि साल के अंत में किया जाने वाला ये जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, वो सबमेटिव होता है। और फॉर्मेटिव बीच बीच में से लिया जाता है, जैसे F1 F2 होते हैं बच्चों के। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बेस्ट माना जाता है, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होता है, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक सिस्टमैटिक ये जो मूल्यांकन है ये इससे रिलेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना, यानी कि कारण जानने की कोशिश करना कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे जब याद नहीं कर पा रहा कंटेंट को, या फिर जो उसकी विषय वस्तु है उसको कहाँ समझने में दिक्कत है, यानी कि कारण ढूंढने की जब कोशिश की जाती है, उसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि डायग्नोज करना। और डायग्नोज करने के बाद में फिर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रेमेडियल। ठीक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। तो रेमेडियल टीचिंग या फिर डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन है, ये कौन से बच्चों को दिया जाता है, आप कह सकते हो स्लो लर्नर्स, जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं, उनको दिया जाता है रेमेडियल टीचिंग। तो साथ साथ भैया आप ये बातें भी इसमें याद रखेंगे। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग ऑन द बेस इज द बेसिस ऑफ पावलोव लर्निंग थ्योरी। पावलोव लर्निंग थ्योरी का बेसिस क्या है। तो पावलोव ने भाई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, ये याद रखेंगे सबसे पहले। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई भाई, इवान पावलोव, इसका पूरा नाम है इवान पावलोव। ठीक है, तो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसका बेसिस, उसका आधार किस पर है, किस प्रकार का सीखना है। तो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, इसने कुत्ते के ऊपर, यानी कि डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दे रहा है, इसमें रोटी, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते के सामने डाल रहे हैं तो उसको क्या आ रही है, लार आ रही है, यानी कि सलाइवा आ रहा है। तो यहाँ यानी कि स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग फिर क्या हो रहा है, उसको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है ना। तो यहाँ पर पूछा है उसका आधार क्या है, कहीं ना कहीं। तो उसका आधार क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंडीशन, ये इसके अकॉर्डिंग ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हम शर्त रख रहे हैं कहीं ना कहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंडीशन, यानी कि अनुबंधित। 9 पे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, समाजीकरण की प्रक्रिया जो हमारे पास है, देखिए
समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? Which name of later childhood does not refer to the influence of peer group in the process of socialization? Socialization के प्रोसेस में समाजीकरण की प्रक्रिया में जो साथियों का प्रभाव है यानी कि पीयर ग्रुप का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो उत्तर बाल्यावस्था किस नाम को संदर्भित नहीं करता? यहाँ पर नोट पूछा है भाई, ठीक है। तो देखो देखो लेटर चाइल्डहुड में बच्चे जब पीयर भाई बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे फ्रेंड सर्कल में हैं तो गैंग इज, लेटर चाइल्डहुड में बच्चे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं यानी गैंग इज तो इस नाम से जाना जाता है। फिर है प्ले एज, खेल की आयु है। फिर हमारे पास है इसमें एज ऑफ, अनुरूपता की आयु यानी कि बच्चे देखा देखी भी करते हैं। प्ले एज, ये खेलने की व्यवस्था होती है। ट्रांजिशनल एज, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा यानी कि यहाँ पर नोट पूछा है, ठीक है। सोशलाइजेशन में ये जो अवस्था है, ये संक्रमण की जो आयु है, ये लेटर चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर ये नहीं होती यानी कि ये इससे ये रिलेट नहीं करता। तो बाकी ये तीनों है लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स ही मानी जाती है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक। 10 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि लर्निंग को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ना। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नेगेटिवली अफेक्ट लर्निंग, कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक प्रभावित कर रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को रोक रहा है ना। तो देखो भाई प्रैक्टिस से तो लर्निंग होती है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, लिख लिख के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो लर्निंग हमारी एनहांस होती है, इंप्रूव होती है। इच्छा शक्ति, हमारी जो विल पावर है कहीं ना कहीं। फिर आगे देखो मोटिवेशन है, फिर आगे देखो थकान है, तो यही रहेगा हमारे पास। ये तो तीनों हमारे पास ये लर्निंग को तो प्रभावित करते हैं, कौन सा नहीं करता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ये फेटिग्यू यानी कि थकान। तो जितनी ज्यादा थकान होगी तो लर्निंग को तो रोकेगी ना, वो सीधी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी प्रेरणा, इच्छा शक्ति, विल पावर, वही हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम लर्निंग यानी कि हमारी लर्निंग है, हम अधिगम को अच्छे से करेंगे यानी कि सीधी सीधी बात है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही था, ठीक है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नता, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बातें होती है यानी कि भिन्न होते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। बच्चे जैसे क्लासरूम में इतने बच्चे हैं तो कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, कुछ एक बच्चे में अलग क्वालिटी होती है ना। कुछ एक का आईक्यू ज्यादा होता है, कुछ एक का आईक्यू कम होता है, तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज होती है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेके चलना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर्स से सम्मिलित नहीं है। तो देखो शारीरिक संरचना है हमारे पास, फिर है बुद्धि, अभिक्षमता, और फिर है हमारे पास एटीट्यूड। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा एटीट्यूड। बाकी ये तीनों है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस में ये तीनों देखो अलग अलग बच्चे हैं तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग रहेगा, इंटेलिजेंस उनकी बुद्धि भी तो अलग अलग रहेगी, उनकी अभिक्षमता है यानी कि उनमें एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग पावर भी तो उनके अंदर अलग अलग रहेगी। और ये देखो एटीट्यूड, ये करेक्ट यानी कि ये उसमें उनमें नहीं होता, है ना। ये क्या कह रहा है कि हेरिडिटरी फैक्टर के अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर अभिवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो हेरिडिटी फैक्टर से ये हमारा रिलेट नहीं करता, बाकी ये हेरिडिटी फैक्टर से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। 12 देखो, 12 में क्या कहा है, थॉर्नडाइक के नियम से पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ मोटिव वाज यूज्ड टू लर्न स्पेसिफिक बिहेवियर इन थॉर्नडाइक लर्निंग एक्सपेरिमेंट ऑन कैट। थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। एक बात तो यहाँ से यही नोट कर लो आप, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक
मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। ठीक है, 3 इन्होंने प्राइमरी ला दिए हैं और 5 इन्होंने सेकेंडरी ला दिए हैं। ठीक है, 3 प्राइमरी ला के बारे में बताया है इन्होंने और 5 सेकेंडरी लॉ के बारे में बताया है। 3 प्राइमरी लॉ में कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, और अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये प्राइमरी लॉ 3 दिए हैं, ऐसे ही सेकेंडरी लॉ भी इन्होंने 5 बताए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? यानी कि थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक बिहेवियर कौन सा था? बायोलॉजिकल मोटिव था, सोशल मोटिव था, एक्सट्रिंसिक मोटिव था या एनवायरमेंटल मोटिव था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जैविक अभिप्रेरक लिया था इन्होंने। ठीक है, जैविक अभिप्रेरक इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 13 देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड के लिए कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, बच्चे कैसे, कौन सी एज में है लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में है, या फिर मान के चलो भाई उत्तर बाल्यावस्था अगर लगाए हम, यानी कि 6 से अबो वाली एज है, 6 से 12 वाली एज मान लेते हैं हम लोग, है ना, लगभग लगभग इस एज में बच्चे क्या रहते हैं? लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में। तो इसमें कौन सी विशेषता है? तो भाई कोऑपरेशन, बच्चे सहयोग तो करते हैं, बच्चों में सहानुभूति भी होती है, बच्चों में एम्पैथी यानी कि परानुभूति, ईगो सेंट्रिज्म वाला कंसेप्ट इनमें बच्चों में मेरे हिसाब से नहीं होता, यानी कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही रहेगा। बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म का कंसेप्ट इस एज में नहीं होता, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भोले वाले होते हैं, यानी वो छोटे ही होते हैं इस एज में, तो उनमें इतना ईगो सेंट्रिज्म वाली चीजें नहीं होती। ठीक है, बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं, सहानुभूति, परानुभूति, ये सब होता है। और कौन से यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है? सोशल बिहेवियरिज्म के अनुसार, यानी कि सामाजिक व्यवहारिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होगी? अहम केंद्रितता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, बाकी ये तीनों विशेषता बच्चों में रहेगी। लेटर जो चाइल्डहुड एज है, यानी कि जिसमें बच्चे प्ले एज भी कह सकते हो आप, ठीक है, खेल की जो अवस्था है लेटर चाइल्डहुड में मानी जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, डेवलपमेंट इन ए प्रोसेस बिगन्स फ्रॉम कंसेप्शन टू मैरिटी, बर्थ टू मैच्योरिटी। क्या है ये? देखो दोबारा से पढ़ते, कंसेप्शन टू मैरिटी, मैच्योरिटी, गर्भधान से परिपक्वता तक, गर्भधान से मृत्यु तक, और ये क्या है? गर्भधान से मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कंसेप्शन टू डेथ। तो भाई विकास है, गर्भधान से शुरू होता है, बिल्कुल गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कंटिन्यू चलता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती, निरंतरता का सिद्धांत को फॉलो करता है ना विकास हमारे पास। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन ए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कि कौन सा शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित हमें कैसा टीचिंग करवानी है, यानी कि कैसा मेथड लेना है यहाँ पर? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित व्यवहार। तो बाल केंद्रित में यानी कि बच्चों पर डिपेंड करेगा वो। तो बच्चों को हम लोग देखो बच्चों को प्रोजेक्ट करवाएंगे, यानी कि बच्चे उसमें चाइल्ड सेंटर हो गया। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी ठीक है। लेक्चर, ये नहीं, एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को करवाएंगे, तभी बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से यानी कि करके सीखेंगे बच्चे। तो इन तीनों प्रोसेस से बच्चे करके सीखेंगे, लेक्चर मेथड से बच्चे करके नहीं सीखेंगे, तो ये इनकी इस प्रोसेस में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषण। भाई बच्चे तो भाषण नहीं देना, हमें बच्चों को करके सिखाना है। एनईपी भी यही कहती है, हमें लर्निंग बाय डूइंग कराना है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, यानी कि ठीक है, यानी कि जब बच्चे खुद करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू सीखते हैं, वो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कौन सा नहीं है? नॉट, तो भाषण, यानी कि लेक्चर मेथड इज नॉट सुटेबल इन चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाई एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो देखो भाई,
यानी कि इंट्रिंसिक मोटिव है कहीं ना कहीं, है ना। तो इंट्रिंसिक पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इंट्रिंसिक कौन सा होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। अप्रूवल है, पावर है, अचीवमेंट है, रेस्ट। तो भाई रेस्ट है, ये कैसा है, इंट्रिंसिक मोटिव है। तो यहाँ पर तो यही कह रहा है ना कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो भाई ये नहीं है तो कौन सा होगा, इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक कैसा हो गया, विश्राम। ये बाकी ये तीनों कैसे मोटिव है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिव है। ठीक है। 17 का देखो, 17 का देखो, 17 का पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन से शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी। यानी कि बच्चे विभिन्न आवश्यकताओं के हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि नीड्स हैं बच्चों को डिफरेंट। देखो फिर से पढ़ते हैं, देखो। Which teaching learning strategies will be important for an inclusive classroom of student with different need। अलग अलग आवश्यकताओं के बच्चे हैं और हमें यानी कि कौन से टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हम अपनाएंगे इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए, है ना, समावेशी कक्षा के लिए। समावेशी का मतलब है कि सभी बच्चों को, अलग अलग नीड्स वाले बच्चों को, यानी कि अलग अलग, यानी कि डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नीड्स के बच्चे हैं। यानी कि कोई उनमें विजुअली चैलेंज्ड भी है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड वाला भी बच्चा है, कोई स्लो लर्नर भी है, कोई फास्ट लर्नर भी है, कोई क्रिएटिव बच्चा भी है, हमारे पास रचनात्मक बच्चा भी है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा भी है। तो सभी टाइप के बच्चे हैं और उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएंगे, यानी कि कौन सी जो शिक्षण अधिगम व्यू रचना हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी, यानी कि इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो मल्टी सेंसरी टीचिंग करवाएंगे या कोऑपरेटिव लर्निंग करवाएंगे या पीयर ट्यूरिंग करवाएंगे या टीम टीचिंग करवाएंगे। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 17 का करेक्ट आंसर रहेगा मल्टी सेंसरी टीचिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग भी ठीक है, यानी कि साथी शिक्षण भी करवाएंगे। ये सारे ही हमारे पास ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी ही अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं। तो ABCD करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ABCD। ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी ठीक है, बच्चे हैं, अलग अलग IQ है सभी के अंदर, है ना, सभी बच्चों के अंदर अलग अलग IQ है, उनका सीखने का लेवल अलग अलग है, कुछ एक में अलग क्वालिटीज है, कुछ एक में अलग फील्ड से रिलेटेड क्वालिटीज है ना। तो क्या होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे तो बच्चों का क्या होता है, लेवल अच्छा होता है, यानी कि उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी उनमें क्रिएट होता है। तो हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी करवानी है, एक साथ भी पढ़ेंगे, यानी कि पीयर साथी शिक्षण भी ठीक है, दल शिक्षण भी ठीक है, यानी कि टीम में सीखेंगे वो भी बेस्ट है, मल्टी सेंसरी टीचिंग ये भी ठीक है। ठीक है। तो सारे ही प्रोसेस अच्छे हैं। तो ABCD सभी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये 4 आएगा इसका आंसर, ABCD। 18 का देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट। टैलेंटेड स्टूडेंट यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यानी कि गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो उनके लिए कौन सी जो शैक्षिक अवस्था है वो की जानी चाहिए। तो गॉड गिफ्टेड बच्चे को हमें रेमेडियल टीचिंग नहीं देनी, रीडिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करवानी, स्पीच की थेरेपी भी नहीं देनी। कौन सी विशेषता रहेगी उनकी, यानी कि कौन सी अरेंजमेंट हो गई, तवरण यानी कि एक्सरलेशन। ठीक है। तो ये ठीक रहेगा बिल्कुल इसके लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, यानी कि उन्हें फर्स्ट हमें अरेंजमेंट करवानी है ताकि उनका जो भी उनकी जो स्किल्स हैं, यानी कि उनमें जो भी प्रतिभा है वो निखर कर आए, यानी कि उनमें एक्सलेशन करवानी है हमें, है ना, तवरण करवाना है। ठीक है। आगे देखिए भाई 19 का देखो, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज नोन एज। वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है। तो वाइगोत्स्की ने सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, रचनावादी ये मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और इन्होंने सामाजिक रचनावादी सिद्धांत भी दिया है, सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, वाइगोत्स्की ने। और 3 इन्होंने भाषण के बारे में भी बताया है। एक तो हमारे पास होता है साइलेंट स्पीच, एक इनर स्पीच यानी कि कह सकते हैं प्राइवेट स्पीच, है ना, एक सोशल स्पीच। तो 3 इन्होंने भाषण के बारे में बताया है। यहाँ पर कह रहा है कि सेल्फ के बारे में जो भाषण है वह भाषण जो स्वयं की ओर आकर्षित करता है। तो स्वयं की ओर यानी कि कौन सा हो जाएगा, निज भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निज भाषण।
यहाँ पर खुद यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्वयं यानी कि निज, ठीक है, खुद के बारे में निज भाषण हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ने थ्री जो है हमारे पास ये स्पीच के बारे में बताया है। थ्री स्पीच कौन सी है? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। दस मिनट के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Question number 20 है which psychologist rendered the concept of object permanence in his cognitive development theory? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय दिया? यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो हमारे पास कंसेप्ट है ये किसने दिया? तो याद रखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट जो परमानेंस का कंसेप्ट प्याजे ने दिया है। प्याजे की थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक भी नहीं बोला जाता है। ये बात भी साथ साथ याद रखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के जनक भी हम प्याजे को बोलते हैं। और इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी प्याजे ने दिया है। और वस्तु स्थायित्व का संप्रदाय भी इन्होंने दिया है, जीन प्याजे ने, ठीक है, जीन प्याजे ने, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जीन प्याजे ने चार जो लेवल है उनके बारे में बताया है, कौन कौन से जो स्टेजेस हैं, यानी कि चार स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। कौन कौन से स्टेजेस हैं मैं बता देती हूँ आपको। एक तो है हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है, लिखवा देती हूँ इनको, एक है सेंसरी 0 से 2 साल के बीच में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज हो गई। दूसरी हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई दूसरी। थर्ड जो स्टेज है जिसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ स्टेज का नाम है फॉर्मल जो स्टेज है, या फिर आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चार स्टेज के बारे में प्याजे ने बताया है। तो सेंसरी जो मोटर स्टेज है ये 0 से 2 साल में होती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ये हमारे पास 2 से 5 साल की वर्ष में होती है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर कंक्रीट आ जाती है 7 से 11, और फिर 11 से अबव में कौन सी स्टेज आ जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा थिंकिंग पावर, रीजनिंग उसकी डेवलप हो जाती है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाने लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये सब होती है ये स्टेजेस में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो हमारे पास किसने दिया? भाई प्याजे ने दिया, ये याद रखेंगे। और कौन से स्टेज में आ जाएगा? ये 0 से 2 में ही आ जाए, इसमें माना जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्री ऑपरेशनल स्टेज में माना जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसमें आएगा? 0 से 2 इसमें सेकंड स्टेज में आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वस्तु स्थायित्व का संप्रदाय कौन से स्टेज में माना जाएगा? एक मिनट में इसको कंसल्ट करके अभी बताती हूँ, 1 मिनट, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का है प्याजे के अकॉर्डिंग कौन से स्टेज में ये जो विकसित हो जाता है ये गुण बच्चे के अंदर। अभी बताती हूँ, जस्ट 6 मिनट चेक करके, भाई एक बार कंफर्म नहीं हूं मैं, गलत बताने से अच्छा है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज ही माना जाता है करेक्ट आंसर। ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, बुक के अकॉर्डिंग तो यही है। बाकी आंसर की क्या मानती है वो सीटेट के पेपर में पूछा गया था, तो सीटेट वालों ने तो भाई यही माना था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण। बाकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमारे पास, बुक में लिखा गया है, यानी कि जो वस्तु स्थायित्व की भावना बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण कौन सी अवस्था में डेवलप हो जाते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, याद हो गया होगा आपको ये। आगे देखो 21, 21 का, द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ अ टास्क अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ दैट टास्क, हु प्रोपाउंडेड दिस लॉ ऑफ लर्निंग। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट आंसर रहेगा? देखो, द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ अ टास्क, किसी कार्य का संतोषजनक जो प्रभाव है उस कार्य का सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा, यानी कि ये सीखने पर डिपेंड कर रहा है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ये थॉर्नडाइक के नियम से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलो भाई, 22 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्वेश्चन जरूर आता है भाई, याद रखना है आपको। डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। या तो इसके प्रिंसिपल से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विकास की विशेषताएं हैं, या फिर यूं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विकास की अवस्थाएं यानी कि विकास के संदर्भ में सही नहीं है। जैसे यहाँ पर नहीं वाले ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। तो देखो, डेवलपमेंट इवॉल्व्स फिजिकल फंक्शनल चेंजेस, विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट में तो चेंजेस होंगे, जैसे जैसे विकास होगा चेंजेस घटते बढ़ते क्रम में विकास हो। किसी बच्चे का विकास यानी कि डेवलपमेंट, किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का कम होता है, किसी की हाइट कम बढ़ती है, किसी की जल्दी बढ़ जाती है, यानी कि है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट तो होता ही रहता है ना। कोई थोड़ा मोटा हो जाता है बचपन में, कोई दुबला पतला रहता है, बाद में अपना वेट वगैरह गेन करता है ना। तो डेवलपमेंट यानी कि विकास है वो इन्वॉल्व्स चेंजेस, चेंजेस तो होते हैं। आगे देखो, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो प्रेडिक्टेबल यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम, सभी बच्चे सेम गति से डेवलप नहीं होते, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है ना यहाँ पर। तो आगे देखो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये बात भी सही है। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये बात गलत है। सभी बच्चों का विकास समान गति से थोड़ी होता है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये जो है, ये तो इसके, ये जो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो डेवलपमेंट की सही है, यानी कि ये तो इसके प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है। 23 का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statement does not, 23 का देखो, 23 का, which of the following statements does not indicate the importance of spaced method of learning। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। विराम विधि, स्पेस्ड मेथड, स्पेस्ड मेथड कौन सा है देखिए, सीखने में थकान नहीं होती। आगे है स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेट, मेंटेन्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, नो मेंटल बोर्डम। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, विराम विधि है, स्पेस लेकर के पढ़ रहे हैं, रुक रुक के पढ़ रहे हैं, तो सीखने में थकान नहीं होती, ये बात भी ठीक है। सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, मेंटेन्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, बोर भी नहीं होते। अभी ये जो है इंटरेस्ट बना रहता है। मेमोरी ट्रेसेस, स्मृति चिन्ह समय कितने, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्मृति चिन्ह तो बनते हैं भाई, हमें लर्निंग हो रही है, हमें ब्रेक ले लेकर पढ़ रहे हैं, तो याद तो होंगे ही, याद क्यों नहीं होंगे। मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेट, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो तीनों इसके लिए सही है, क्योंकि हम ब्रेक लेके पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं विराम विधि से पढ़ रहे हैं, तो ये तो सही है तीनों। कौन सा गलत है, ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है, और गलत है भाई, यहाँ पर पूछा है ना। रबर में क्या मिस्टेक हो गया, 24 का देखिए भाई, 24 का क्वेश्चन देखिए, 24 है हमारे पास। Which of the following is not a form of essay type question? ऐसे टाइप क्वेश्चन इनमें से कौन सी उनकी फॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो 24 में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, क्रिटिकल, फिर है रिकॉग्निशन। तो कौन सा नहीं है, तो देखो भैया ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है तो हमें डिस्क्राइब तो करना ही है, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, एनालिटिक भी रहेगा, यानी कि हम एनालिसिस तो करके ही लिखेंगे चीजों का, एनालाइज करेंगे कि किस चीज के बारे में कितना लिखना है ना टॉपिक। क्रिटिकल थिंकिंग भी लगेगी, कहीं ना कहीं हमारी आलोचनात्मक चिंतन भी लगेगा।
रिकॉग्निशन वाली बात, यानी कि ये रट्टा मारने वाली बात थोड़ी लगेगी यहाँ पर, ऐसे टाइप क्वेश्चन की कौन सी फॉर्म नहीं है रिकॉग्निशन, ठीक है। और बाकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस ये रहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी याद तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे वगैरह को याद करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, बोल आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड। किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। भाषाई समझ के लिए प्रयास, एफर्ट्स फॉर लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन। तो यहाँ पर देखो, दोबारा से पढ़ते हैं, देखते हैं, किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। तो देखो, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन करवाना है, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन करवाना है, तो ये कौन से डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं। ये डिसलेक्सिया में, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है ये, तो ये कौन सा है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, ये डिस्कैलकुलिया है, ये मैथ से रिलेटेड है। तो स्पेलिंग करेक्ट करवाना, उसकी ड्रिल करवाना, प्रैक्टिस करवाना, जो भाषा की जो कॉम्प्रिहेंशन है उससे रिलेट करवाना, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग से ही रिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा डिसलेक्सिया, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर होता है उसको, वो जो डिफेक्ट है उसका नाम है हमारे पास डिसलेक्सिया। क्या नाम है भाई, डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। 25 का करेक्ट आंसर रहेगा रीडिंग डिसऑर्डर। 26 का देखो, 26 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट लर्निंग के लिए सुटेबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। 26 का देखो, तो 26 का क्या है देखो, देखो, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है, एक बदलाव है। अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, सही बात है। अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी ठीक है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो यानी कि ये परमानेंट चेंज नहीं होता। ये आगे चलते हैं, एक और ऑप्शन और पढ़ लेते हैं 26 में क्या है, ये देखो, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, स्थायी परिवर्तन है। और ये आगे क्या कर रहा है, व्यवहार में परिपक्वता के कारण, यानी कि मेच्योरिटी के कारण कह दिया, इसलिए ये वाला आंसर के अकॉर्डिंग भाई ये आंसर आएगा इसका। 26 का आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। चलो 27 का देखो, 27 का देखो, 30 क्वेश्चन हम कवर कर लेते, 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, और आप इन जो क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। एनालिसिस से क्वेश्चन आपके थोड़े ठीक होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। आगे देखो, चाइल्ड हैज टू लर्न लेसन बाय डिवाइडिंग इनटू इट इन सेवरल सेक्शन एज पर हिज कन्वीनियंस, दिस विच इज दिस मेथड ऑफ लर्निंग। देखो, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है। तो देखो, ये कई पार्ट्स में बांट रहा है, तो कई पार्ट्स में बांट रहा है, यानी कि अंश विधि, यानी कि पार्ट मेथड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पार्ट मेथड, ठीक है। चाइल्ड हैज टू लर्न ए लेसन बाय डिवाइडिंग इनटू सेवरल सेक्शन, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पार्ट मेथड हो जाएगा, कंप्लीट नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर, ना इंसिडेंट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, पार्ट मेथड। ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस था। आगे देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे बिलोंग करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइंड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। तो भाई ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग। तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा ये जो कंसेप्ट है दिया गया है, याद रखेंगे हम। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया है, ये भी याद रखेंगे साथ साथ। 29 देखिए, 29 में हमारे पास क्या है,
29 में क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गैनी लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग। गैनी के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्य अधिगम के पूर्व किसी प्रकार के अधिगम की आवश्यकता, किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम या फिर विभेदन अधिगम अधिगम। तो यानी कि गैनी के लर्निंग मॉडल में कौन सी अवस्था यानी कि कौन से अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? तो 29 में करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रूल लर्निंग है ये नहीं होगा। बाकी ये जो लर्निंग है चेन, सिग्नल और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये गैने के अकॉर्डिंग ये लर्निंग है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई। मतलब गैने ने 8 लर्निंग के कंसेप्ट यानी कि 8 टाइप्स ऑफ यहाँ पर बताया है, स्टेजेस के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा करेक्ट आंसर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए 90 से 110 जो रेंज हाई क्योंकि रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, 90 से 110 बुद्धि उपलब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो एवरेज जो बच्चे हैं, एवरेज के अंदर ये जो आईक्यू है ये 90 से 110 के बीच में रहती है, तो ये याद रखना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है एवरेज से पूछ लेता है कई बार, या फिर 140 प्लस जो आईक्यू है किन किन बच्चों का होता है? तो 140 प्लस जो आईक्यू है ये कौन से बच्चों का होता है? टैलेंटेड स्टूडेंट का होता है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों का होता है 140 प्लस आईक्यू। और एवरेज का कितना होता है? 90 से 110। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला इसका करेक्ट रहेगा। चलिए भाई, हमने यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन 30 कवर कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारे किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आज के लिए बस इतना ही।